नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट का जो 7 जुलाई को एग्जामिनेशन होने वाला है 2024 में, उसके ईवीएस सेक्शन में जो 30 नंबर के क्वेश्चन प्राइमरी में पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे उसे कुछ क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए, तो इसको स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं, जो सीटेट का एग्ज़ामिनेशन जो 6 फरवरी 2023 को हुआ था, तो उसके हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके ईवीएस के जो ईवीएस सेक्शन में जो क्वेश्चन आए हुए थे उसका अच्छे से व्याख्या देखेंगे, अच्छे से समझिएगा आप लोग। और अगर आप जो सीटेट का सिलेबस है उसके वीडियो को आपने नहीं देखा है तो सीटेट के प्रभाकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है और आप वहाँ पे जाकर के विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ईवीएस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करते। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वह युग्म चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर के बना हुआ। क्या? एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ है। ऑप्शन ए कह दिया हुआ मणिपुर और जम्मू और कश्मीर। ठीक है, मणिपुर एक राज्य है, ठीक है, और जम्मू और कश्मीर क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद क्या बी वाला क्या दिया हुआ है कि असम और उड़ीसा। सी क्या दिया हुआ? उत्तराखंड और मेघालय। और डी दिया हुआ क्या? तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा क्या है कि एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला क्या हो गया? मणिपुर राज्य और दूसरा क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए इसके एलोबरेशन के बारे में समझ लेते हैं। क्या दिया गया है इसको ध्यान से समझिए। क्या दिया हुआ है कि मणिपुर और जम्मू और कश्मीर हमारे देश के क्रमशः एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नोट क्या? केंद्र सरकार द्वारा दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव का विलय करके एक केंद्र शासित बना दिया गया। ठीक है, और बनाने के लिए दादर, नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय किया गया विधेयक 2019 पेश किया गया। क्या गया? विधेयक जो था 2019 पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईवीएस के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है कि भारत के 3 समुद्र तटवर्ती राज्य हैं। क्या? भारत के 3 समुद्र तटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ऑप्शन बी झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल। असम ऑप्शन सी असम, उड़ीसा, कर्नाटक। और ऑप्शन डी त्रिपुरा, केरल और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, अब इसके एलोबरेशन के बारे में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसके आंसर के बारे में आते हैं। ठीक है, एलोबरेशन क्या है ध्यान से समझिएगा कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय देश होने का मतलब ये है कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। मीन्स एक क्या है? बे ऑफ बंगाल, उसके बाद एक अरेबियन सी, एक इंडियन ओशन जो है कि हमारे दक्षिण में है इंडिया के। ओके, तो क्या है? प्रायद्वीपीय देश है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के 9 समुद्र तटीय राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नोट, इस प्रश्न में कोई भी विकल्प तर्क संगत नहीं है। इसके लिए आयोग ने सभी को बोनस अंक दिया हुआ था। क्या? इस क्वेश्चन में कोई भी विकल्प सही नहीं है। किसी में कोई इधर दो है, कोई दूसरा दे दिया है, तो ऐसे करके इसमें कोई भी सही नहीं होगा। इसलिए क्या है कि इसका बोनस अंक सबको मिला हुआ था। ओके दोस्तों, तो फिर देखिए ये याद कर लीजिए कि कौन समुद्र तटवर्ती राज्य हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तब, जब आएगा तो हम उसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं जब ये सब सारी चीज़ें हमको याद रहेंगी। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं। मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, क्या दिया? ऑप्शन ए गुजरात,
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी दिया हुआ है गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। और ऑप्शन डी राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। ऐसे सारे दिए गए हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके दोस्तों, आइए इसके एलोब्रेशन के बारे में देख लेते हैं। एलोब्रेशन क्या है समझिएगा। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। क्या 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसका नाम भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश पड़ा। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश में के 5 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से 5 पड़ोसी राज्य हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इससे क्वेश्चन ऐसे अगर बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, तो इसको आसानी से आप लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये 5 स्टेट हैं जो मध्य प्रदेश से लगते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट में क्या दिया हुआ है? शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय 5-6 अगस्त 2022 सम्मेलन इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। क्या जैव विविधता पर जो है कि सम्मेलन किया गया था, तो इंदौर में सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ है कि एक छात्र 29 नवंबर 2022 को सूरत से नागरकोइल जाने के लिए ट्रेन में बैठा है। क्या नागरकोइल जाने के लिए ट्रेन में बैठा है और यह ट्रेन 20:30 मतलब शाम को 8:30 पे चली और 1 दिसंबर, क्या 29 नवंबर को चल रही है, 1 दिसंबर 2022 को 1 बजे पहुंच गई नागरकोइला। ठीक है, तो यदि इस ट्रेन ने 2119 किलोमीटर दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल है क्या? निकटतम औसत चाल क्या होगी? ऑप्शन ए 51 किलोमीटर, ऑप्शन बी 55 किलोमीटर, ऑप्शन सी 53 किलोमीटर और ऑप्शन डी 54 किलोमीटर। तो दोस्तों आइए इसको सॉल्व किया जा रहा है। कैसे किया गया है इसको ध्यान से समझिएगा। ओके दोस्तों, एकदम ध्यान से समझेंगे तब आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है दिया क्या कि प्रारंभ समय क्या है, 29 नवंबर को 2022 को 8:30 मतलब शाम को 8:30 पर शुरू हुआ और समाप्ति समय 1 दिसंबर 2022 को दोपहर 1 बजे। ठीक है, पीएम में। तो 29 नवंबर हो गया, 29 नवंबर को ये 29 नवंबर को 20 मतलब 8:30 से लेकर के 12 बजे रात को एएम तक कितना हो गया? 3 घंटा 30 मिनट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर 30 नवंबर को 12 एएम से लेकर के 12 एएम तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 24 घंटा हो जाएगा। 12 एएम से 12 पीएम तक जाएंगे तो 24 घंटा हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पीएम होना चाहिए, 12 एएम से 12 पीएम पे जाएंगे तो 24 घंटा हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है? 1 दिसंबर 2022 12 पीएम से लेकर के 12 एएम से लेकर के अब 1 पीएम तक जाएंगे तो 13 घंटा हो जाएगा। इन सारे क्वेश्चन जब कुल समय क्या हो जाएगा? 40 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। 3 घंटा को पहले को जोड़ दिए, 3 घंटा 30 मिनट जोड़ दिए और उसके बाद फिर क्या 24 घंटा जोड़ दिए और 13 घंटा जोड़ दिए और 30 मिनट को जोड़ दिए। कुल मिलाकर क्या हो गया कि 40 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा? 40 घंटा 30 मिनट, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या? 41/2 लिख सकते हैं। 41/2 81/2 लिख सकते हैं। अब ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 2119 किलोमीटर है। 2119 किलोमीटर है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी 2119/81 है। 81/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? टोटली क्या आ जाएगा? इसका 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया 4238 आ गया। अब इसमें 4238 में 81 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 52.32 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 52.32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की औसत चाल क्या हो जाएगी? 52.32 या अप्रोक्सीमेट 53 किलोमीटर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है 53 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से समझिएगा।
क्या दिया हुआ है कि आपका घर, जो आपका घर है x और आपका विद्यालय y पर स्थित है। क्या? आपका घर x और आपका विद्यालय y पर स्थित है तथा x और y के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है। क्या? बिजी राजमार्ग है। अतः आप अपने विद्यालय पहुंचने के लिए पहले 200 मीटर ठीक पश्चिम की दिशा में जाते हैं और फिर ठीक उत्तर दिशा में जाते हैं। ठीक उत्तर दिशा में 80 मीटर लंबा सुरंग मार्ग पार करते हैं और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चल करके अपने विद्यालय पहुंचते हैं। तो आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर कहाँ पे है? ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? 480 मीटर एग्जैक्टली नॉर्थ, 280 मीटर एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट, 80 मीटर एग्जैक्टली नॉर्थ और 80 मीटर एग्जैक्टली साउथ। आइए इसको कैसे सॉल्व किया गया है इसके बारे में समझते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। क्या है कि जो ये विद्यालय है, क्या है? विद्यालय है और ये घर है। ठीक है, घर है। अब इस घर से आदमी क्या है, कहाँ चल रहा है? 200 मीटर पश्चिम की तरफ चला है, 200 मीटर पश्चिम की तरफ चला। ठीक है, अब 200 मीटर पश्चिम की तरफ चला, उसके बाद फिर कहाँ गया? उसके बाद फिर मुड़ करके 80 मीटर आगे चला। ठीक है, आगे चला, राइट मुड़ करके 80 मीटर आगे चला, फिर उसके बाद फिर राइट मुड़ करके 200 मीटर सुरंग में चला तो अपने वो विद्यालय पे आ गया। ठीक है, तो उसका जो घर है, घर क्या है? 80 मीटर ही इधर है, उल्टा में है, अपोजिट में है जिधर। ठीक है, तो क्या हो गया? अतः आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर 80 मीटर ठीक दक्षिण दिशा में किधर है? अगर यहाँ से हम ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं तो ये देखिए किधर हो जाएगा? ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ये साउथ हो जाएगा। मीन्स दक्षिण दिशा में घर हो जाएगा। घर किधर हो जाएगा? दक्षिण दिशा में हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? 80 मीटर साउथ हो जाएगा, 80 मीटर साउथ एग्जैक्टली हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आसानी से आपका सीटेट एग्जामिनेशन क्लियर हो सकता है। नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों के में लोग झूम खेती के तरीकों को अपनाते? क्या झूम खेती होती क्या है? अगर दोस्तों अगर ईवीएस की क्लास आपने नहीं ज्वाइन किया है तो मैंने प्रभाकर एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उस पर प्लेलिस्ट बना दिया है ईवीएस का और सारे क्लासेज मैंने प्रोवाइड करा दिया है, तो उसको आप जा करके देख लीजिएगा जिससे कि आपके ईवीएस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों झूम खेती होती क्या है? झूम खेती मीन्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन या इसी को स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन का मतलब क्या है कि जाएंगे जो जनजातियाँ रहेंगी वो क्या करती हैं कि अपने जो जंगल रहते हैं उसको साफ करेंगे, उसके बाद फिर उसको साफ करके वहीं पे काट पीट करके उसको जला देंगे। जलाने के बाद फिर वहाँ पे खेती करेंगे 2 साल 3 साल तक। खेती करने के बाद जो उसमें का जो उर्वरक खत्म हो जाता है फिर वही चीज़ें जाकर के दूसरे जगह लेके जाकर के दूसरे जगह जाकर के फिर वही प्रोसेस करते हैं। तो इसी को इसलिए इसको झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ? झारखंड दिया हुआ है, ऑप्शन बी मिजोरम और ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। आइए पहले इसको एलिब्रेशन के बारे में समझ ले रहे हैं और उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा सही होगा। ओके दोस्तों, क्या दिया? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आदि के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीकों को अपनाते हैं। इस विधि में जंगलों को काट करके तथा जला करके क्यारियां बनाई जाती हैं और फसल बोई जाती हैं। इसे स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से भी जाना जाता है। नोट: भारत के 3 फसल ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं। क्या? रबी, खरीफ और जायद हैं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मीन्स पूर्वोत्तर राज्यों में ये सब सारी चीज़ें की जाती हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम जो है क्या पूर्वोत्तर राज्यों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है कि हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का, हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल मीन्स जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक दृष्टि से देख पाते हैं। क्या? 4 गुना अधिक दृष्टि से देख पाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है? कबूतर और तोता, ऑप्शन बी कौवा और कोयल और ऑप्शन सी गिद्ध और फाख्ता, ऑप्शन डी चील और बाज। तो दोस्तों चील और बाज आप देखते होंगे, चील और बाज जो होते हैं बहुत दूर से ये अपने
प्रे को मीन्स अपने शिकार को देख लेते हैं और उसको पकड़ करके बहुत तेजी से लेके भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों पक्षियों के बारे में भी मैंने उस क्लासेज में प्रोवाइड बताया है सारी इन्फॉर्मेशन को। आइए इसके एलोबरेशन के बारे में समझ लेते हैं, क्या है इसका एलोबरेशन। ध्यान से समझिए क्या कि हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों में चील और बाज ऐसे पक्षी हैं जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और ये हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। नोट, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को हाल ही में देश का सबसे श्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया। क्या? सबसे श्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि मच्छरों द्वारा होने वाले या फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। 2 रोगों का समुच्चय मीन्स सेट चुनिए। तो मच्छरों से होने वाले 2 रोगों का सेट चुनना है तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, हैजा और मियादी बुखार। तो ये सब हैजा तो होता नहीं है मच्छर से, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, इसमें भी हैजा दिया हुआ है, मलेरिया होता है बट हैजा नहीं होता मच्छर से होने वाला। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, मियादी बुखार और मलेरिया। मलेरिया तो होता है बट मियादी बुखार नहीं होता है। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, डेंगू और चिकनगुनिया। तो डेंगू भी मच्छर से होता है और चिकनगुनिया भी मच्छर से होता है, मीन्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके एलोबरेशन के बारे में समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्या है ध्यान से समझिएगा ये एलोबरेशन, ठीक है दोस्तों। क्या है कि दिया है कि मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय डेंगू और चिकनगुनिया है। मच्छर लोगों और जानवरों में रोग कारकों वायरस और परजीवी फैलाते हैं। क्या करते हैं, वायरस या परजीवी फैलाते हैं। कुछ मच्छर जनित रोग निम्नलिखित हैं। जो मच्छर से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, ध्यान से समझिएगा। ये दोस्तों हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और आपके सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठाए जाते हैं। तो क्या दिया हुआ है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पीला बुखार, जीका वायरस, लसिका फाइलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस आदि ये सब मच्छर से होने वाले रोग हैं। नोट में क्या दिया है, वर्ष 2008 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डेंगू के टीके को CYD, TDV या डेंगा वास्किया को अनुमोदित किया गया था और जो अमेरिका में नियामक मंजूरी पाने वाला पहला डेंगू का टीका था। क्या है, पहला डेंगू का टीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा क्या दिया गया है कि दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र के एक कोने में नीचे दिया गया पैमाना छापा गया है। क्या नीचे दिया गया पैमाना मीन्स देखिए पैमाना क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि पूरा इंडिया के मैप को हमको दिखाना है, मैप में इंडिया को मैप में दिखाना है। आप बताइए ये कि आप मैप को हम लोग मतलब इंडिया को पूरे मैप में बना सकते हैं। अगर मैप उसका चित्र बनाना पड़ेगा तो बहुत बड़ा, इसलिए पैमाना लिया जाता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कुछ किलोमीटर या ऐसे कुछ मान लेता है। तो इसमें क्या माना गया है, जो पैमाना स्टैंडर्ड माना गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 960 मीटर होता है। क्या होता है, 1 सेंटीमीटर 960 मीटर होता है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों की मापी गई दूरी 39.8 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी होगी क्या। तो 39.8 में मल्टीप्लाई करेंगे इसके 960 मीटर से। तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, 36 किलोमीटर, ऑप्शन बी 37 किलोमीटर और ऑप्शन सी 38 किलोमीटर और उसके बाद ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है कि 39 किलोमीटर। अब देखिए कैसे इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आया है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे आया है, ठीक है। तो वास्तविक दूरी के बारे में पता चल जाएगा। क्या दिया हुआ है कि दिया है कि 1 सेंटीमीटर 960 मीटर मानचित्र में पैमाना पर दिया गया है और दोनों स्थलों के बीच की दूरी क्या मापी गई है 39.8 सेंटीमीटर। तब दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी 39.8 इंटू 960, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 38,208 आ जाएगा। या 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो अब इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, ये मीटर में आया है, अब इसको हमको किलोमीटर में चेंज करना है तो इसमें हम 1000 से डिवाइड करेंगे। 38.208 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 38.208 किलोमीटर हो जाएगा या 38 किलोमीटर हो जाएगा। तो लगभग में क्या आ जाएगा
इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 38 मीन्स ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मीटर में चेंज कर किलोमीटर, मीटर को चेंज किलोमीटर में चेंज करने के बाद ये सारी चीज़ें आए, ऐसे प्रोसेस होते हैं दोस्तों। इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप जल्दी से सारे चीज़ों को कर लेंगे। यही एकदम पैटर्न यही रहेगा दोस्तों, पैटर्न ज़्यादा कुछ लेवल ज़्यादा हाई नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। तो आसानी से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं, मूव करते हैं। टेस्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है कि पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है। क्या होती है? हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है, मीन्स बर्फ भी गिरता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। जब ठंड होती है ज़्यादा तो धूप में बैठना तो सबको अच्छा लगता है। तो हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं। यह राज्य होना चाहिए। तो कहाँ पे होना चाहिए? ये जम्मू कश्मीर में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मैंने हर स्टेट के घर के बारे में भी ईवीएस के क्लासेज में बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जा करके जरूर देखिए, जिससे कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और 30 नंबर में से ईवीएस के 30 नंबर लेकर आ सकते हैं दोस्तों ऑप्शन ये दिया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। मैंने उसमें जो बताया क्या कि जम्मू कश्मीर हो सकता है, बट ऑप्शन जैसे दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे तो सही होगा हमारा आंसर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी असम दिया हुआ है, ऑप्शन सी बिहार दिया हुआ है, ऑप्शन डी लद्दाख दिया गया है। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। राइट ऑप्शन हिमाचल प्रदेश ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आइए इसके एलेबोरेशन के बारे में समझ ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा क्या है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र के अधिकांश घरों के बारे में लड़की द्वारा दिया गया यह विवरण सत्य होगा। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है, मीन्स बर्फ भी गिरता है और जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। किसका? पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। लद्दाख में जो घर है वो किसके? सिलेज के बनाए जा सकते हैं, ठीक है, मतलब कि बर्फ के बनाए जाते हैं, इसलिए ये हिमाचल प्रदेश का ही होगा। हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं, अतः उपरोक्त राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। नोट, सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन का फुल फॉर्म क्या होता है? ये फुल फॉर्म है बीआरओ का। क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, बीआरओ का कभी कभी फुल फॉर्म में पूछा जाता है। बीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो आप कैंटोनमेंट, जैसे बनारस में कैंटोनमेंट है तो उसको बीआरओ बोला जाता है। मीन्स जो रोड जो है इंडियन आर्मी के द्वारा बनाई जाती है उसको बीआरओ बोलते हैं, बॉर्डर रोड संगठन, ठीक है। द्वारा निर्मित अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? डल झील। क्या है? डल झील है। डल लेक कहाँ पे है? तो वही हमारे जम्मू कश्मीर में है। डल लेक हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट हैं जिनमें लोग रहना पसंद करते हैं, पर्यटक रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठ करके चप्पू चलाना चाहते हैं। क्या? शिकारा में बैठ करके चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में स्थित है वह शहर है। तो ऑप्शन ए उदयपुर और ऑप्शन बी जयपुर और ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी श्रीनगर। तो मैंने दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो जाकर के प्रभाकर एकेडमी के प्लेलिस्ट में ईवीएस में का जो पढ़ाया गया क्लास दिया गया, लगभग 10 से 11 क्लासेज हैं, वो सारी ये देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीनगर हो जाएगा। मीन्स मैंने बताया ना कि जम्मू कश्मीर होता है डल लेक, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है कि इसका जो एलोबरेशन है उसको भी देख लीजिए। क्या है एलोबरेशन? कि डल श्रीनगर शहर में स्थित है और जो हमारे देश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। क्या? हमारे देश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है दोस्तों। मैं बता दूं कि डल लेक में ही क्या है वहां पे कि एटीएम लगाया गया है, तैरता हुआ एटीएम लगाया गया है एसबीआई के द्वारा, तैरता हुआ एटीएम। ये भी पूछा जाता है करंट में, ठीक है दोस्तों। इस झील में हाउस बोट है जिनमें लोग पर्यटक रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठ करके चप्पू चलाना चाहते हैं। नोट, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीनगर में स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया था। क्या? स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण रामानुजाचार्य की प्रतिमा लगाया गया था दोस्तों। तो ये करंट में ये पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे लगाया गया था? तो हमारे श्रीनगर में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ डिस्कस करते हैं, मूव करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में वो भी हमें ढूंढ सकते हैं। क्या? अंधेरे में हमें ढूंढ सकते हैं। ऑप्शन ए हमारे सांसों के
कंपनों द्वारा, ऑप्शन बी सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गर्मी से, और ऑप्शन सी सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा, और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है कि पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी, राइट ऑप्शन डी होना चाहिए, यही राइट ऑप्शन डी होगा। ओके दोस्तों, अब इसका एलोब्रेशन जो है उसके बारे में समझ लेते हैं क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्या दिया हुआ है कि मच्छर प्रायः पैरों के तलों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी के अंधेरे में भी हमें ढूंढ लेते हैं और काट करके हमें परेशान करते हैं। मच्छर एक हानिकारक कीट है, यह संसार के प्रायः सभी भागों में पाया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के रोगों के जीवाणुओं का वाहक होता है, कैरियर होता है। नोट क्या दिया गया, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, क्या राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार 2018 में भारत में डेंगू के 1 लाख से अधिक और वर्ष 2019 में 1.5 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। दोस्तों अगर डेंगू से बचना है मीन्स आप शाम के समय या फुल पैंट पहनिए या सोते समय आपको क्या करना चाहिए कि मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए। सबसे अच्छा उपाय है कि मच्छरदानी लगा के सोएं, कोई भी मॉर्टिन या इन सब चीज़ों का यूज न करें। अगर यूज करेंगे तो इससे कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लमें हो सकती हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। कूटी जाती पीसी जाती, क्या कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज़्यादा होने पर मुंह से निकले सी सी, आँख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूँ नानी नानी, क्या याद दिला दूँ नानी नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं, क्या जल्दी बोलो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। इसका हल क्या है, तो ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी लौंग, ऑप्शन सी कार्डेमम इलायची, ऑप्शन डी लाल मिर्च। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी लाल मिर्च। मिर्च तो आपने खाया ही होगा, तो अब मिर्च खाएंगे तो उसे पता ही चल जाएगा, तो इसका लाल मिर्च ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसके एलोब्रेशन के बारे में समझ लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा इसका एलोब्रेशन क्या है कि उपयुक्त दी गई पहेली लार्ज यूनिट से संबंधित है, और क्योंकि इसे सुखा करके कूटा व पीसा जाता है और भोजन में इसके प्रयोग से भोजन तीखा बनता है, और यदि खाने में यदि इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो मुंह सी तथा आंख और नाक से पानी निकलने लगता है। सिक्किम की लाल चेरी मिर्च, जिसे स्थानीय रूप से डाले खुरसानी के नाम से जाना जाता है, तो को केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने इसे भौगोलिक संकेतक में जीआई टैग दिया गया है। किसको, जो हमारा सिक्किम का लाल चेरी मिर्च है उसको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ध्यान से देखिएगा कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, कथन क्या दिया हुआ है, इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं है, ये सही है ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यह वृक्ष अधिक उपयोगी है और इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और लोग इसे फलों को खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट सी दिया हुआ है कि इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, अतः इमारती लकड़ी की भांति उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी क्या है, यह छायादार वृक्ष नहीं है। ऑप्शन ई क्या है, इसके क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन क्या दिया गया है उसके बारे में समझ लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, और ऑप्शन बी सी डी तीनों सही हैं, और ऑप्शन सी डी ई तीनों सही हैं, ऑप्शन डी ए बी ई तीनों सही हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए बी ई तीनों सही हैं, ए बी ई तीनों सही हैं। ओके दोस्तों, इसका क्या है, एलोब्रेशन क्या है, इसको ध्यान से समझ लेते हैं एलोब्रेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्या है कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह वृक्ष कई मायनों में उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं तथा जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, अतः विकल्प डी के अंतर्गत ए बी ई उपयुक्त उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है
ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली का खाना पसंद करते हैं। क्या नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली को खाना पसंद करते हैं? तो ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड में। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो गोवा में जो नारियल के तेल से पका हुआ जो मछली है उसको खाना पसंद है, तो गोवा। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए गोवा। इसके एलोब्रेशन के बारे में समझ लेते हैं। एलोब्रेशन ध्यान से समझिएगा दोस्तों। क्या एलोब्रेशन है कि गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। गोवा में नारियल तेल और समुद्री मछली की अधिकता पाई जाती है। क्या समुद्री मछली की अधिकता पाई जाती है? नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में लोकप्रिय व्यंजन है। क्या लोकप्रिय व्यंजन है? और नोट, ये नवंबर 2022 में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन ज्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक। क्या पर्यावरण अध्ययन, ये पेडागाजी आ गया ईवीएस का। पर्यावरण अध्ययन ज्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक, ऑप्शन ए क्या है, विषय में पारंगत होगा या होगी। विषय में पारंगत होगा या होगी तब ज्यादा प्रभावशाली होगा। ऑप्शन बी, शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के प्रारंभ में ही बता दिए, उद्देश्य जो है उसको पाठ के प्रारंभ में ही बता दिए तब होगा। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है कि ऑप्शन सी कि विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है। और उसके बाद ऑप्शन डी क्या दिया, विषय पूरा करने पर घर के लिए दत्त कार्य देता है। विषय, इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। मीन्स विभिन्न अर्थपूर्ण, जो अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधन है, टीचिंग एड्स है, उसका यूज करता है। तो ये ऑप्शन सही जगह, राइट ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। और कैसे होगा इसके बारे में ध्यान से समझ लेते हैं कि पर्यावरण शिक्षण अध्ययन ज्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता है और संसाधनों के प्रयोग से अध्ययन रुचिकर और प्रभावी होगा, जिससे छात्रों की चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होगा। वे कक्षा में नीरसता खत्म करके उत्साहित होकर के ज्ञान प्राप्त करने को तत्पर होंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन ए, क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में की बातों में कुछ आसानी से समझता है। ऑप्शन बी, क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभवों को जोड़ पाता है। और ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है? ऑप्शन सी दिया हुआ है कि क्योंकि बच्चा संपूर्णता में बातों को आसानी से रट सकता है। बच्चों को रटना सिखाना नहीं है, मीन्स उसको अच्छे से समझाना है। ऑप्शन डी क्या दिया, इसलिए गलत हो जाएगा ये। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझ करके सार्थक समझ विकसित कर पाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है कि क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है, जो संपूर्ण बातें होती हैं उसको आसानी से समझता है। जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए इसको एलोब्रेशन के बारे में समझते हैं। क्या दिया हुआ है कि एलोब्रेशन, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को सिर्फ उनके परिवेश से ही परिचित नहीं कराता है, बल्कि उनके तथा उनके परिवेश के आपसी संबंध को भी मजबूत बनाता है। पर्यावरण को एकीकृत करने की आवश्यकता है क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बच्चों के संदर्भ में उपयुक्त बाल केंद्रित वातावरण तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। क्या? बाल केंद्रित वातावरण तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए दत्तकार, ऑप्शन सी बी जांच सूची, और ऑप्शन सी अवलोकन, और ऑप्शन डी लिखित प्रश्न। दोस्तों क्या है, रेटिंग स्केल के बारे में बात किया गया है। तो ऑब्जर्वेशन, जब हम किसी चीज़ को रेटिंग कब देंगे? जब उसके बारे में यूज किए रहेंगे, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन किए रहेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसा है, तो उसको हम अवलोकन करने के देंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट ऑप्शन हो जाएगा। एलोब्रेशन इसका क्या है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। एलोब्रेशन के बारे में क्या है कि रेटिंग स्किल में अवलोकन तकनीक का उपयोग किया जाता है। आइजैक और इनके साथियों के अनुसार श्रेणी मूल्यांकन मापन वह बहुस्तर
वाली मापन है जिस पर श्रेणी मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति एक विशेषता के अंशों को व्यवस्थित करता है। और रेटिंग स्केल के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। क्या क्या लाभ हैं उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इनका निर्माण विकास तथा प्रशासन सरल होता है। क्या? इसका निर्माण विकास तथा प्रशासन सरल होता है और इनकी सहायता से निर्णायकों को निर्णय देना सरल होता है और कई बार निर्णायकों को भी इसलिए लाभ होता है कि सील गुण के संबंध में उन्हें जानने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है तो ऑप्शन ए वार्षिक उपलब्धि परीक्षण और ऑप्शन बी व्याख्यात्मक अभिलेख और ऑप्शन सी पोर्टफोलियो और ऑप्शन डी क्रम निर्धारण रेटिंग मापनी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है तो ये बताना है तो इसमें क्या हो जाएगा, वार्षिक उपलब्धि। देखिए रचनात्मक अचीवमेंट के बारे में, एनुअल अचीवमेंट के बारे में मतलब समझेंगे, अचीवमेंट के बारे में समझेंगे तो रचनात्मक आकलन के बारे में समझेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, समय समय पे हमको क्या करना पड़ेगा, एनुअल टेस्ट करना पड़ेगा। एनुअल टेस्ट नहीं, समय समय पर हमको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना पड़ेगा। दोस्तों ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं के बारे में पूछा था इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इसका एलोब्रेशन क्या है देखिए ध्यान से कि व्याख्यात्मक अभिलेख, पोर्टफोलियो तथा क्रम निर्धारण रेटिंग मापनी पर्यावरण अध्ययन के में सीखने का रचनात्मक आकलन के साधन होते हैं, अपितु वार्षिक उपलब्धि परीक्षण सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। उपलब्धि परीक्षण व्यक्ति के लाभ के लिए मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उपलब्धि परीक्षण पर स्कोर शैक्षणिक प्राप्ति के मूल्यांकन के लिए और परीक्षण द्वारा विषय से संबंधित क्षेत्र में व्यक्ति के लिए उत्कृष्ट साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है। क्या? एक आवश्यक कौशल विकसित करता है। वह कौशल है ऑप्शन ए क्या है, ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल। ऑप्शन ए उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग का कौशल। ऑप्शन सी क्या है कि अर्थपूर्ण कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार। और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है कि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। मीन्स अगर हम ग्लोब को मतलब मैप को पढ़ ले रहे हैं तो हमको स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझना का कौशल आ जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के मतलब कि इसका एलोब्रेशन समझ रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या है कि पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का एक आवश्यक कौशल विकसित करता है और मानचित्र एक सपाट सतह पर खींचे गए एक क्षेत्र का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। यह दूरी, दिशा आदि के बारे में किसी विशेष क्षेत्र की विशिष्ट और विस्तृत विशेषताओं को चित्रित करने में सहायता करता है। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। क्या है? मानचित्र जो होते हैं छोटे पैमाने पर खींचे जा सकते हैं। और नोट, मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। क्या? दूरी मीन्स डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड साइन होते हैं, 3 चीजें होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि एक शिक्षक वाक्य डूबा क्यों, क्या एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है। विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होता है। कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होता है? तो ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी पहचानना और ऑप्शन सी पानी के प्रति संवेदना और ऑप्शन डी समझ। मीन्स दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है पानी में डूब जा रहा है और कौन सा प्रोडक्ट जो है पानी में तैर रहा है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जिस प्रोडक्ट का जो घनत्व है, डेंसिटी है, पानी के घनत्व से कम रहेगा तो वो ऊपर तैरेगा और जिस प्रोडक्ट का डेंसिटी पानी की घनत्व से कम ज़्यादा रहेगा तो उसमें डूब जाएगा। दोस्तों इसमें अवलोकन, ऑब्जर्वेशन की चीज़ें बताई गई हैं, कौशल का विकास हो रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आइए इसके एलोब्रेशन के बारे में समझ लेते हैं। इसका एलोब्रेशन क्या है
कि एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है और इसके द्वारा वह विद्यार्थियों में अवलोकन कौशल का विकास करता है। अवलोकन कौशल एक ऐसा गुण है और दक्षता है जो कि अपने परिवेश और उसके भीतर तत्वों को स्वीकार करने और विश्लेषण करने, समझने और याद करने की आपकी एक या अधिक इंद्रियों की क्षमता से संबंधित है। छात्रों में अवलोकन का अभ्यास कराने के लिए लोगों और आसपास की चीज़ों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। क्या आसपास की चीज़ों को से जागरूक होने की आवश्यकता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्या क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया कौशल नहीं है? कौन सा एक प्रक्रिया कौशल नहीं है? तो ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी निष्कर्ष निकालना और ऑप्शन सी निर्धारित करना और ऑप्शन डी पूर्वानुमान करना। दोस्तों ऑब्जर्वेशन जो है कि ये क्या है कि निम्नलिखित में से प्रायोगिक अधिगम का मूल नहीं है। प्रायोगिक अधिगम का मूल नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका नहीं, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। नहीं दोस्तों सॉरी, इसके लिए इसका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, निर्धारित करना नहीं होगा। निर्धारित करना, डिटर्मिनेशन करना, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अब कैसे होगा इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। ऑप्शन सी कैसे होगा कि शिक्षार्थी अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करते हैं और उनके अवलोकन से अनुभव जुड़े होते हैं और उनकी इस अनुभव से अपने तर्क होते हैं। इसलिए पर्यावरण के अध्ययन शिक्षण में पूर्वानुमान, अवलोकन और निष्कर्ष निकालना आधारित कौशलों को बढ़ावा देना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है तथा इसमें निर्धारित करना एक प्रक्रिया का कौशल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में चलते हैं। 23 क्या दिया हुआ है कि ईवीएस का एक शिक्षापद क्रियाकलाप होना चाहिए। क्या ईवीएस का एक शिक्षापद क्रियाकलाप होना चाहिए? ऑप्शन ए किया जाए वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक होना चाहिए। ऑप्शन बी किसी भी समयावधि का और ऑप्शन सी प्रकृति से केवल शिक्षक अभिमुख। ऑप्शन डी केवल पाठ्य पुस्तक की दी गई सामग्री पर केंद्रित होना चाहिए। मीन्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वास्तविक जीवन पर आधारित होना चाहिए और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक होना चाहिए। तब ईवीएस को शिक्षापद क्रियाकलाप के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। ने इसके जो एलोब्रेशन है उसके बारे में समझ लेते हैं एक बार। क्या है कि ईवीएस का एक शिक्षापद क्रियाकलाप वास्तविक जीवन पर आधारित है और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आनंददायक होना चाहिए। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? आनंददायक होना चाहिए। और क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो कि बच्चों को विश्व को कक्षा से जोड़ने के लिए एक विभिन्न गतिविधियों के अनेक अवसर प्रदान करता है। यदि छात्रों और शिक्षकों में परस्पर अंतःक्रिया होती रहे तो उन्हें प्रश्न पूछने का एक अच्छा अवसर मिल जाता है। क्या है? प्रश्न पूछने का अच्छा अवसर मिल जाता है तथा छात्र स्वतंत्र रूप से अपने तरीके से अवधारणाओं का पता लगाते हैं तो उनके लिए कक्षा आनंददायक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से समझिएगा कि क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या दिया हुआ है कि क्रियाकलाप का संचालन, दोहराना, सी प्लानिंग बनाना और प्रक्रम पर विचार करना, डी है। और उसके बाद क्या है, इसको क्या करना है, हमको करेक्ट करना है, सही करना है। तो सही क्रम का चयन करना है। तो ऑप्शन ए में ए बी सी डी, ऑप्शन बी सी ए डी बी, ऑप्शन सी ए बी डी बी और डी सी ए बी। आइए इसके एलोब्रेशन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में चरणों का सही व्यवस्थित क्रम इस प्रकार। पहले क्या करते हैं? प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं पहले। उसके बाद फिर क्रियाकलाप का संचालन करते हैं, उसके बाद प्रक्रम पर विचार करते हैं और फिर उसके बाद रिपीटेशन करते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। 25 दिया है कि ईवीएस पाठ्यक्रमों का आधार वाक्य है। क्या ईवीएस पाठ्य चर्चा का आधार वाक्य है? तो ऑप्शन ए रचनावाद सिद्धांत, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, ऑप्शन डी व्यवहार अधिगम सिद्धांत।
तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवाद, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत। समाज में रह करके सारी चीज़ों को सीखना। ओके दोस्तों, इसका जो एलाबोरेशन है इसके बारे में समझ लेते हैं। एलाबोरेशन क्या है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम का क्षेत्र है और दृष्टिकोण दोनों से है। क्या? अधिगम का क्षेत्र और दृष्टिकोण दोनों है। यह सामाजिक रचनावाद सिद्धांत का अनुसरण करता है। सामाजिक रचनावाद सिद्धांत का अनुसरण करता है। सामाजिक रचनावाद को एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक दूसरे के लिए विषय वस्तु का निर्माण करता है और सहयोगी रूप के साथ सहयोगी कलाकृतियों की एक छोटी संस्कृति का निर्माण करता है। छोटी संस्कृति का निर्माण करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ओके दोस्तों, क्या है 26? ईवीएस, जो ईवीएस के शिक्षण अधिगम में परियोजना प्रक्रम लाभकारी है। क्या? ईवीएस के शिक्षण प्रक्रम में परियोजना अधिगम प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि ऑप्शन ए, यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता बनाता है। ऑप्शन बी, इसे विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है कि बच्चे परियोजना के करने वाले भाग और क्रिया के भाग से अभिभूत हो जाते हैं। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, कार्यानुभव, यह कार्यानुभव एवं औपचारिक चिंतन के अवसर प्रदान करता है। क्या? ईवीएस जो होता है कार्यानुभव और औपचारिक चिंतन के अवसर प्रदान करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके एलाबोरेशन के बारे में समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या दिया हुआ है कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम में परियोजना शिक्षण अधिगम में लर्निंग में क्या है, परियोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि यह कार्यानुभव एवं औपचारिक चिंतन के अवसर प्रदान करता है। यह अधिगम के लिए वास्तविक घटनाओं को शामिल करते हैं और जो बच्चों को अधिगम के लिए एक वातावरण प्रदान करते हैं। जो बच्चों के लिए अधिगम के लिए वातावरण का एक प्रदान करते हैं। ईवीएस अधिगम वातावरण और अनुभवों के माध्यम से बच्चे अपने प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण की खोज कर सकते हैं और उन्हें उनसे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है कि समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये दिया हुआ क्या, समस्या को परिभाषित कीजिए। बी दिया है क्या, क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ परिणाम का मूल्यांकन कीजिए और समस्या का विश्लेषण कीजिए। डी दिया हुआ है और इसको सही क्रम में करना है। तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ए डी बी सी, ऑप्शन बी ए बी सी डी, ऑप्शन सी डी सी बी ए और ऑप्शन ए डी जो है ऑप्शन डी क्या ए डी सी बी। तो आइए इसके एलाबोरेशन के बारे में समझ लेते हैं, कैसे क्या चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में। ठीक है, तो समस्या समाधान में सम्मिलित निहित चरणों का व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है। समस्या को पहले परिभाषित कीजिए। क्या? समस्या को पहले खोजिए और परिभाषित कीजिए कि यही समस्या है। उसके बाद फिर क्या है, समस्या का विश्लेषण कीजिए कि वो कैसे सही होगी वो समस्या, उस पर विश्लेषण करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए। जो क्रिया करना है उसका संभावित प्लानिंग क्या होना चाहिए उस पर चर्चा करना है। नेक्स्ट क्या है, परिणाम का मूल्यांकन कीजिए और जो उसका रिजल्ट आ रहा है उसका मूल्यांकन इवैल्यूएशन करिए। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन ए क्या है, राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन मीन्स ए डी बी सी, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए डी बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, एवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के लिए सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं? संसाधनों का सही समूह चुनें। ऑप्शन ए विद्यालय, नदी, रेडियो, अभिकलित। ऑप्शन बी बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता। ऑप्शन सी विश्वविद्यालय, अपशिष्ट सामग्री, माता पिता, ऑफिस। ऑप्शन डी जो है मोबाइल फोन, समाचार पत्र, विज्ञापन, गीत। तो क्या हुआ, संसाधनों के बारे में बोला है तो बढ़ई, कारपेंटर, दुकान और शिक्षक और माता पिता, ये ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका जो एलाबोरेशन है इसके बारे में समझ लीजिए। क्या है कि ईवीएस में बढ़ई, दुकानदार, शिक्षक, माता पिता आदि अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण हैं। अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण हैं क्योंकि इसका उपयोग कक्षा में किया जा सकता है और यह कक्षा को जीवंत बनाते हैं। इसके द्वारा छात्रों को अंतःक्रिया को बढ़ा सकते हैं और कठिन विषयों को समझाने में मदद
कर सकते हैं। मौलिक विचारों की मूर्त समझ प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी बाहरी ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षार्थी बाहरी ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि अधिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए, अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवार जन अभिविन्यास में योगदान दे सकते हैं। ऑप्शन बी, अभिविन्यास मूल्यांकन का एक मात्र तरीका होता है। और ऑप्शन सी जो है कि अभिविन्यास को प्रतिदिन गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। और ऑप्शन डी क्या दिया, अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करता है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो एलोब्रेशन है उसको समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या दिया हुआ है कि अधिविन्यास और सत्रीय कार्य स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करते हैं। इसे एक गतिविधि कार्य के रूप में जाना जाता है। अधिविन्यास की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। क्या हैं उसकी विशेषताएं, आइए देख लेते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि यह विधि गृह कार्य प्रदान करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है और इस विधि में अध्यापक विद्यार्थी को सक्रिय रखने के लिए दत्त कार्य के रूप में कई ऐसा कार्य प्रदान करता है जिसमें कि विद्यार्थी निश्चित समय में उस कार्य को हल करते हैं। और नेक्स्ट कार्य क्या है, इस विधि से बच्चे में सृजनशीलता और संग्रह करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत होनहार हैं और बुद्धिमान हैं, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है कि कोई विशिष्ट परियोजना युक्ति प्रयुक्त नहीं की जाएगी और उन्हें उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाएगा। ऑप्शन जो है सी क्या दिया हुआ है कि उन्हें अलग पढ़ाया जाएगा। ऑप्शन डी जो है उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग कर पढ़ाया जाएगा। क्या हो जाएगा, उनको समृद्ध, दे विल बी टॉट यूजिंग एनरिच्ड करिकुलम, मीन्स इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब ये कैसे हुआ है इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं ध्यान से। ओके दोस्तों, क्या है, यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आपको ऐसे विद्यार्थियों को समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग कर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसे संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया अधिक से अधिक महत्वपूर्ण एवं रुचिकर बनाया जाता है। विशेष परिस्थितियों, शिक्षण सामग्रियों, विचारों, संगठनों की सहायता से शिक्षण पाठ्यक्रम को जीवन प्रदान किया जा सकता है। ओके दोस्तों, मैंने इस वीडियो में ईवीएस के 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया है। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, नमस्कार।